राम मंदिर चंदा चोरी में चंपत की किताब ने खोले बड़े राज। बुरी तरह से फंस गए मोदी और अमित शाह। आरएसएस के आयोजक का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड। बीजेपी के करप्शन में घुला चीनी और प्याज। दाम कम कराने के लिए अंधभक्तों ने किया हवन, तो रूबिका लियाकत के अज्ञानी पाठशाला से यूपीएससी क्रैक करना हुआ आसान। तो जी न्यूज के मालिक के सर पर मोदी जी ने रखा मित्रता का हाथ। 22,000 करोड़ को चुटकियों में किया माफ। आज इन्हीं सब खबरों का करेंगे पोस्टमार्टम। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। राम मंदिर चंदा चोरी, ये मुद्दा इतनी आसानी से अब मुझे नहीं लगता कि शांत होगा। आए दिन एक नया चौंकाने वाला एक सच सामने आता है। जब से चंपत राय की डायरी की बात हो रही है तो हर दिन एक नया पन्ना उसका खुलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले ये बात सामने आई थी कि कौन है भेदिया जिसने ये बात को बाहर लीक कर दिया और अखिलेश यादव तक इस बात को पहुंचा दिया। पहले इस खबर ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अब एक और खबर सामने आई है कि अमित शाह और मोदी को पहले से मालूम था कि राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना हो रही है, लेकिन वो लोग चुप रहे। क्यों? क्योंकि यूपी में इलेक्शन था, इसलिए उन लोगों ने चुप्पी साध के रखी। लेकिन उनकी चुप्पी मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा दाव हो गया। उन्होंने चुप रहना सही समझा और यहाँ से खबर लीक होती है और वो लीक होते होते इतना बड़ा रूप ले लेती है कि हर घर में ये खबर पहुंच जाती है कि राम मंदिर में जो पैसा लोगों ने आस्था के नाम पे चढ़ाया था, धर्म के नाम पर चढ़ाया था, वो सारा पैसा, वो सारा सोना, वो सारा चांदी ये लोग चट कर गए हैं। चंपत राय की डायरी अब एक एक पन्ना रोज एक नए राज खोल रहा है। चाहे वो अखिलेश का नाम हो, चाहे वो भेदिया वाली कंट्रोवर्सी हो, चाहे अब ये जो एक नया सामने आया है कि जो ये दो महामानव है उनको पहले से ही ये बात मालूम थी कि मंदिर में इस तरीके की घटना हो रही है और उसके बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन्हें इलेक्शन जीतने की इतना जुनून इनके सर पे सवार है कि कैसे हम लोग इलेक्शन जीते और कैसे लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बना के रखा जाए। ये सारी चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं। एक ट्विटर पोस्ट है, उसके जरिए ये खबर सामने आई है और एक ये ट्वीट किया गया है। बोलता है हिंदुस्तान नाम करके एक अकाउंट है, वो अकाउंट का जो ट्वीट का कटआउट है वो मेरे साइड में चल रहा होगा, जिसमें ये साफ तौर से लिखा गया है कि अमित शाह और मोदी को इस बात का पहले से मालूम था कि राम मंदिर में चोरी की घटना हो रही है और ये सारे राज चंपत राय की किताब से खुल रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। उसकी किताब में जो जो चीजें लिखी गई हैं अब वो एक एक करके सामने आ रही है। क्या पता बहुत जल्दी कि ये पैसा कहाँ गया है वो भी सामने आ जाए। तो लोगों के लिए ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जो इतना पैसा चढ़ाया, इतना सोना चांदी जो भगवान के लिए दिया, वो सब कहाँ गया है। इससे पहले सपा प्रवक्ता ने भी आरएसएस के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि 10,000 करोड़ रुपए लोग हजम कर चुके हैं। वो खबर भी हमने आपको बताई थी और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार राम मंदिर चंदा चोरी का जो मुद्दा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी और अमित शाह को लगा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो लोग शांत हो जाएंगे और योगी ने भी बहुत ज्यादा दिलासा दिया था लोगों को कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, लेकिन लोग अभी भी शांत होने के लिए तैयार नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में लोगों को लग रहा है कि जो रिपोर्ट आई है वो बनावटी रिपोर्ट है, उसमें सच्चाई की कमी है। संत समाज अभी भी चाहता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही की जाए, क्योंकि उन लोगों का पूरा हाथ है मंदिर में चंदा चोरी में, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया है। इसीलिए संत समाज अब लगातार विरोध कर रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ अभी मंदिर से चंदा चोरी किया गया है, लेकिन अब सरकार आपके जीवन से मिठास तक कम करना चाहती है। लगातार बढ़ते चीनी के दाम अब लोगों के लिए सर का दर्द बन गया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपके जीवन में जो मीठापन है वो उसे भी छीन लेना चाहती है। और इसी मीठेपन को वापस लाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है। क्या वाकई अंधभक्तों की कमी नहीं है? मतलब भारत की अगर बात करें तो यहाँ अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है। आप कुछ थोड़ा सा बोल के देखिए, आपके विरोध में आके तुरंत खड़े हो जाएंगे ये लोग।
आज सुबह से ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसका लोकेशन अभी तक सामने नहीं आया कि वो एग्जैक्टली कहां का वीडियो है और किस जगह पर यह घटना घटित हुई है। लेकिन चीनी के बढ़ते दामों को लेकर जो बीजेपी के नेता के बयान सामने आए हैं उसके तो क्या ही कहने हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि चीनी खाना खतरनाक है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए हमें चीनी नहीं खाना चाहिए, और भाव बढ़ भी गए तो क्या हुआ। कांग्रेस का कहना है कि इस त्योहार पर शक्कर की मिठास थोड़ी महंगी है। मैंने बताया ना कि कल परसों शायद 70 थी, आज 60 हो गई और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं, इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजेंद्र जी भी नहीं देखते। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते होंगे। तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना। डॉक्टर अच्छा नहीं मानता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर बिल्कुल नहीं, 40 के ऊपर। लेकिन जो ये नेता कह रहे हैं कि खतरनाक है, जो भी है, लेकिन वो लोगों के जीवन में एक मिठास लेकर आती है और उसे अब लोग वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए लोग अब हवन पूजा कर रहे हैं। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि उसमें जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि लोग किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कितने स्तर तक इस देश में अंधभक्ति है। और ट्विटर पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आप देखिए इस वीडियो को। ओम चीनी 20 रुपया किलो हो जाए, ओम स्वाहा। ओम जो चीनी महंगी करे, बाय अटैक पर जाए, आधी रात पे मर जाए, ओम स्वाहा। ओम जो गन्ना ते पेट्रोल बनाए, बाके बवासीर हो जाए, ओम स्वाहा। ओम जो चीनी सस्ती करे, बाके 5-5 बच्चा हो जाए, सबकी अम्मा अलग अलग हो, ओम। जब ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं तब ये जो हिंदू रक्षक दल के जो लोग हैं वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ना इनको ओम में कोई आपत्ति लगती है और ना जिस तरीके से उस ओम के साथ ये लोग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से जो मंत्रोच्चार हिंदू शास्त्रों के हिसाब से होता है वो उसमें बहुत पवित्रता होती है। लेकिन ऐसे लोग जब ऐसी चीजें करते हैं तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है। वो लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू रक्षक कहते हैं वो ऐसे समय पर गायब हो जाते हैं, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये लोगों की जो तकलीफें हैं वो एक जताने का जरिया हो। चीनी और विकास दोनों को घोलकर बीजेपी पी चुकी है। साथ में प्याज के दाम भी आपको पता है कि क्या हाल है अभी, और चीनी के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। फेस्टिवल आने वाला है, आने वाला क्या कल ही है राखी, उसके बाद जन्माष्टमी है, उसके बाद गणपति महोत्सव है। तो कह सकते हैं कि ये पूरे जो 2-3 महीने हैं उसमें लगातार फेस्टिवल है और इस तरीके के बढ़ते दाम लोगों की जेबों पर बहुत ज्यादा असर डाल रहे हैं। बीजेपी का विकास, चीनी और प्याज, महंगाई, इन सब की चीजें अगर आप देखेंगे तो वाकई एक आम आदमी खुश नहीं है। चीनी के दाम और रास्ते में पड़ते गड्ढे इस बात का सबूत है कि ये सरकार क्या कर रही है। महंगाई के बोझ तले आपको दबा दिया है। आप सड़क पर निकले तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो आप वैसे ही मर सकते हैं। सरकार आपके जीवन में आपको मीठा खाना पसंद है वो खाने नहीं देगी। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहते हैं लेकिन ये जबरदस्ती उसमें एथेनॉल डालकर ही मानेंगे। तो इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन कानपुर वाला वीडियो मुझे लगता है कि आप सभी ने देखा होगा क्योंकि वो सुबह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे आपको कहीं और जंगल में जाने की जरूरत नहीं है झरने के मजे लेने की, आप अपने शहर में ही झरने का मजा ले सकते हैं। कानपुर में एक बीच सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि जिसे देखकर लगेगा कि ये वाकई यहाँ पर झरने का रूप इसने धारित कर लिया है। सड़क पर तो गड्ढे हैं लेकिन एक गड्ढा कहीं और भी है। वो गड्ढा है गोदी मीडिया की विचारधारा में। क्योंकि ये सारी खबरें आपके सामने रखना जरूरी है ताकि महंगाई, विकास के नाम पर जो आपको पागल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो आपको पागल बनाया जा रहा है, ताकि अंधभक्तों की आंखें खुलें। नहीं खुलेगी वो हमें मालूम है, लेकिन हम तब भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अशोक श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा, डीडी के एंकर हैं
और वो जब भी आते हैं तब एक ऐसी बात बोलते हैं कि लोगों के एकदम दिलों में और दिमाग दोनों में चुभने लगती है। इससे पहले एक बच्चे को उसने अपनी मार्कशीट ट्विटर पर डाली थी, तो उन्होंने कहा था कि भैया पाकिस्तान के बच्चे कब से पढ़ने लगे, ये वो, मतलब अगर इस देश का बंदा भी अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो ये उसे पाकिस्तानी बता देते हैं, क्योंकि ये इनकी मानसिकता है। और जब से मोदी जी इनकी बेटी की शादी में गए तब से लगता है इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये और कंगना रनौत लगता है कि दोनों एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं, क्योंकि इन दोनों को किसी भी बात का मतलब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आता है। अभी तक ये दोनों मिलकर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, लेकिन अब ये हिंदू मुस्लिम सिख करने लगे हैं और कुछ टाइम के बाद ये हिंदू मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन भी करने लगेंगे, उनको भी बीच में घसीट लेंगे। कृति सेनन के ऐड को लेकर अशोक श्रीवास्तव है, उसने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू कमजोर है इसीलिए आपके पर्व का मजाक उड़ाया जा रहा है। हिंदू को तो आप कमजोर बता रहे हैं, मुस्लिम को आप कमजोर बता रहे हैं, सिख को आप कमजोर बता रहे हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि कृति जब गुरुद्वारा जाती है तो सर ढका होता है। अरे तो भाई गुरुद्वारा में तो नियम है ना कि आप जा रहे हैं तो आपको सर ढकना पड़ेगा। और मैं अशोक श्रीवास्तव को ये बताना चाहती हूँ कि हर जो अपने धर्म है उसकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें सर ढकना जरूरी है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसमें सर ढकना अनिवार्य है। आप गुरुद्वारा जा रहे हैं तो आपको सर ढकना है, आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको सर ढकना है, आप किसी दरगाह में जा रहे हैं तो भी आपको सर ढकना है। इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि मुस्लिम सर ढक रहा है तो उसका सर ढकना अलग है, सिख सर पे पग बांध रहा है तो उसका बांधना अलग है, और हिंदू अपने सर पर कुछ रख रहा है तो वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कृति सेनन के पहले के अगर फोटोज देखे होंगे 2024 में वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाती है, तब ये लोग क्यों चुप थे? और आज सिर्फ एक ऐड को लेकर आप किसी व्यक्ति को इतना ट्रोल कर रहे हैं और आप उस ऐड को लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। मैं अशोक श्रीवास्तव से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी रक्षाबंधन घर में मनाते हैं या गुरुद्वारा में जाकर मनाते हैं या मंदिर में जाके मनाते हैं या दरगाह में जाकर मनाते हैं? इंसान वो फेस्टिवल अपने घर में मनाता है। अब घर में तो इंसान अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकता है ना। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च, वहां जाते हैं तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है कि आपको अच्छे से रेडी होकर जाना है। लेकिन ये सब चीजें इनको समझ में नहीं आएगी। ये बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं कि क्या अगर मुस्लिम का त्योहार होता तो कृति सेनन ऐसे करती? अरे तो आप उसके मंदिर वाले फोटोज भी दिखाइए ना। जब 2024 में कृति सेनन ने मोदी जी की तारीफ की थी तो वो आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब उसने एक ऐड बना दिया ताकि आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं जो एक्चुअल मुद्दे इस देश में चल रहे हैं, और आप अपनी जो मानसिकता है उसे दिखाना चाहते हैं और आप किसी और की मानसिकता को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। और मैं फिर से दोहराना चाहती हूं कि इस देश का ना मुस्लिम कमजोर है, ना हिंदू कमजोर है, ना सिख कमजोर है और ना ईसाई कमजोर है। कोई कमजोर नहीं है। इनका जो प्रोपेगेंडा चलता है उसके तहत ये सोसाइटी का संतुलन खराब करने की हिमाकत करते हैं ये लोग। भाई कृति सेनन ने अगर ब्रा जैसा कुछ पहनकर और रिवीलिंग कपड़े पहनकर भाई को राखी बांधते हुए रक्षाबंधन का एड शूट कर लिया तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आखिर वो एक लड़की है और एक लड़की खुद तय करेगी कि वो कब क्या कपड़े पहने। आप कौन होते हो ये बताने वाले कि एक लड़की कब क्या कपड़े पहने? कृति सेनन एक स्ट्रांग वुमेन है और अब तो राहुल गांधी का सपोर्ट भी उनके साथ है, तो आप लोग एक स्ट्रांग वुमेन को इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर से कह रहा हूं, कृति सेनन एक स्ट्रांग लड़की हैं और इसीलिए वो तय करेंगी कि वो किस दिन क्या पहनेंगी। वो स्ट्रांग लड़की हैं। कमजोर आप हो, कमजोर आप हिंदू हो, क्योंकि कोई भी आता है आपके धर्म का मजाक उड़ाकर, आपके पर्वों का उपहास उड़ाकर चला जाता है। क्या कृति सेनन की इतनी हिम्मत है कि वो ईद के दिन ऐसा कर सकें? क्या उनकी हिम्मत है कि गुरुद्वारे में जाकर वो ऐसा कर सके? देखिए, आपको उनकी दो तस्वीर दिखाता हूं। एक तस्वीर जो उन्होंने ईद के मौके पर खुद ट्वीट करी थी, उसमें वो पूरी तरह से कपड़े पहने हुए, सर भी उनका ढका हुआ है, और दूसरी तस्वीर
अश्लील कृति सेनन की ये देखिए, जब शायद वो एक गुरुद्वारे में जा रही थी। यहां भी पूरी तरह से ढकी हुई हैं, सर पर उन्होंने बाकायदा सर ढक रखा है। लेकिन रक्षाबंधन पे क्या जरूरत है ये करने की? रक्षाबंधन पर तो वो कुछ भी रिवीलिंग कपड़े पहने, किसी को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि वो एक स्ट्रांग लड़की हैं और कमजोर आप हिंदू हो। क्योंकि आपके पर्व का उपहास उड़ाकर कोई भी जा सकता है, लेकिन ईद का उपहास उड़ाकर या फिर गुरुद्वारे में जाकर कोई इस तरह की हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पर आप हिंदू कमजोर हो, आपका मजाक उड़ाकर कोई भी जा सकता। अभी इसमें एक और मैडम को मैं शामिल करूंगी जो अपनी पाठशाला चलाती हैं और उनका नाम है रूहबीका लियाकत। अगर आप इनके क्लासेस अगर ज्वाइन कर लेंगे, रोज रात को इनका एक क्लास होता है, तो वाकई मानिए आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। यूपीएससी का एग्जाम के साथ साथ जो उसमें इंटरव्यू होता है आप वो भी क्रैक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो आपको ना या तो मुखर्जी नगर जाने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है। आप ये मैडम के क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप सब कुछ सीख जाएंगे। भले आपको 34 और 64 के बीच का अंतर मालूम ना चले, लेकिन आपको हिंदू मुसलमान के बीच की नफरत, उसके साथ साथ आप सिखों के बीच में किस तरीके से नफरत फैलानी है, ये सारी चीजें आप बखूबी सीख सकते हैं। अगर ये आपको सीखना है तो आप बिल्कुल इनकी क्लास में जाइए। जिनका शिक्षा का डंडा किसी भी तरीके से गिर जाता हो, आप उनसे कोई और दूसरी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जो शिक्षा बोलने के बाद भी बोर्ड पे शिक्षा गलत लिखता हो, तो सोचिए आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे मीडिया को कहते हैं, उस मीडिया की ये हालत है कि जो उसमें बोल रहे हैं वो ढंग से अपने बोर्ड पर लिख तक नहीं पाते हैं। ऐसे लोग नेशनल मीडिया को रन कर रहे हैं। आप भी ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके मनोरंजन में भी कमी नहीं आनी चाहिए। वीडियो देखिए आप। कौन कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो। मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब बड़ा कितना? ये गोदी मीडिया की बातचीत तो सारी हो चुकी। गोदी मीडिया के साथ मैं जी न्यूज की बात भी आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि मोदी जी के खास दोस्त रह चुके हैं, पूर्व राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। अगर बात करें तो एनसीएलटी के सामने सुभाष चंद्र के खिलाफ जो क्रेडिटर्स के 22,000 करोड़ का जो एडमिट क्लेम थे, उनका आज एक सामने आया है कि उसमें उनको माफ कर दिया गया है। कुल दावा था कुछ 22,000 करोड़ के आसपास, उसका जो भुगतान हुआ है उसमें वो कुछ 6,005 करोड़ का भुगतान उनको देना है, वो मंजूर हुआ है। बाकी पूरे के पूरे 22,000 करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए गए हैं, यानी कि लगभग 99.97% रकम की रिकवरी नहीं होगी। और ये रिकवरी क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये मोदी जी के दोस्त हैं, ये उनके अपने हैं, ये तो इनकी रिकवरी नहीं होगी। साथ में ये हरियाणा से राज्यसभा के पूर्व एमपी भी रह चुके हैं, इसलिए इनको माफी है। इसी खबर पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उसमें लिखते हैं ये कि एनसीएलटी नेता कंपनी लूट ट्रिब्यूनल, किसान का 50,000 ना चुकाए तो जमीन नीलाम हो जाती है, और सैलरीड एक ईएमआई ना भर पाए तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता है, मगर चुनिंदा मित्रों के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है। कितना भी निकालो, जो मर्जी चुकाओ, और जो नहीं चुकाना उसे मत चुकाओ। मोदी सरकार ने देश में 2 व्यवस्थाएं बना रखी है, एक जो चंद अरबपतियों के लिए है, और जो दूसरी जो आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सिस्टम बना रखा है। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी, ताकि लोगों को समझ में आए कि उनका 22,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो माफ कर दिया है। मतलब करीब 99.97% रिकवरी होगी ही नहीं। मतलब देखिए ना कि कितनी सहूलियत दी जा रही है। जो उनके दोस्त हैं, जो उनकी दी हुई भाषा को मीडिया से लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, वो पॉइजन जो लोगों की नसों में इंजेक्ट होता है और फिर साल दर साल वो बाहर आता है, इसीलिए वो इनके दोस्त हैं। यहाँ लोगों का पैसा साफ हो रहा है, माफ हो रहा है, आम आदमी की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आरएसएस, उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है।
भारत में चाहे वो कितनी ही बातें कर ले कि हम ये है हम वो है, लेकिन बात जब इंटरनेशनल लेवल की आती है तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वहां के जो न्यूयॉर्क में आरएसएस के लोग जो इवेंट करा रहे थे, जो उनके आयोजक थे, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ज़ोहरान ममदानी के पीसी के बाद ये एक नया एक्शन सामने आया है, क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया था कि मैं इस रैली के खिलाफ हूं, लेकिन वहां का शहर का क्या कानून है ये मुझे नहीं मालूम कि प्राइवेट इवेंट को कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन अब उनका जो एक्स अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं यूएस के रिलीजियस पैनल ने एक बार फिर से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। In 1939, as 22,000 Nazis occupied Madison Square Garden, the RSS's own guru penned a manifesto praising the Nazi purging of German Jews as a wonderful example to emulate in India. 2 continents the same year and an identical appetite for purging a country of the wrong kind of people. And this week, 87 years after American Nazis claimed the stage of the most famous arena in the United States of America, India's Nazis will walk in their footsteps. Founded in 1925, the RSS is the world's oldest, largest, and fastest growing fascist paramilitary. And it has spent a century devoted to a blitzkrieg mission to remaking India in its Hindu nationalist image and to building the kind of fatherland that their guru wanted, one where Muslims and Christians live as guests or don't live at all. 6 million uniformed men who answer to no one but their supreme leader, Mohan Bhagwat, whose victory tour celebrating the paramilitary's first 100 years will stage its grandest spectacle at Madison Square Garden on the 29th of August. And they have built their fatherland fantasy on a foundation of corpses from the first, starting with the original act of terrorism in independent India, the assassination of Gandhi by an RSS member. India moved to crush the paramilitary inside of a week, and the Home Minister who signed that ban warned that their speeches were full of communal poison, that the poison had cost that country the life of Gandhi, and that after Gandhi was murdered, the RSS handed out sweets. यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के चेयरपर्सन हैं आसिफ महमूद ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हम यूएस सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो आरएसएस के सदस्यों और धार्मिक आजादी के उल्लंघन में शामिल भारतीय अधिकारियों के खिलाफ टारगेटेड बैन लगाने पर फिर से विचार करे। इन्होंने इससे पहले भी वहां पर ये याचिका दायर की थी कि मोहन भागवत का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, और एक बार फिर से ये सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ टारगेटेड बैन लगाया जाए और इस पर विचार किया जाए, जिसमें मोहन भागवत को जारी किया गया वीजा रद्द करने तक की भी बात कही गई है। वहीं USCIRF अमेरिकी सरकार की एक दोनों पार्टियों की बॉडी है जो दुनिया भर में धार्मिक आजादी पर नजर रखती है और पॉलिसी से जुड़ी सिफारिशें करती हैं। जो मानने के लायक नहीं होती हैं उन्हें वो खारिज कर देती हैं, और हाल की सिफारिशों के बाद वॉशिंगटन ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन लगातार इन सब चीजों पर आरएसएस का जो वहां पर इवेंट हो रहा है उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। उसी में भारत के विदेश मंत्रालय ने पैनल की बातों को खारिज कर दिया है, और साथ ही में USCIRF को भारत के खिलाफ पक्षपाती बताया है। इनको चाहे देश के लोग बोले या बाहर के लोग बोले, लेकिन इनकी जो गलतियां हैं ये उस पर कभी काम नहीं करेंगे। इसके साथ एक और खबर मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों पर अमित शाह की पुलिस ने जो बल प्रयोग किया था उसमें एक अपडेट सामने आया है। द वायर में छपी रिपोर्ट के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 24 अगस्त को जारी अपनी एक डिजिटल जांच में ये आरोप लगाया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये द वायर में एक इंटरनेशनल रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक ये जानकारी सामने आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 24 अगस्त को जारी अपनी डिजिटल जांच में उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को दिल्ली और 24 जुलाई को बिहार के सिवान में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बल का इस्तेमाल किया है।
इसके सबूत हमारे सामने आए थे, लेकिन बीजेपी इसे लगातार नकारती रही कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी बिहार सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा दबाव बनाया तो वो झुकी, लेकिन यहाँ पर अमित शाह से तो अभी तक सवाल किए जा रहे हैं कि 20 तारीख को जिस तरीके से बच्चों के साथ वारदात हुई और आपकी पुलिस ने उनके साथ जिस तरीके का बल प्रयोग किया है उस पर उनका क्या कहना है, तो अभी तक उस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। वहीं एमनेस्टी की एविडेंस लैब ने 19 वीडियो को वेरीफाई किया है। संगठन के मुताबिक दिल्ली में पुलिस और आरएएफ ने पैलेट गन, आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया है। ये बात गौर करने वाली है कि जिन बातों को बीजेपी खारिज करती आई है कि बच्चों पर बल प्रयोग नहीं हुआ है, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लाठियां नहीं चलाई गई हैं, तो ये सब उनके सबूत हैं कि इन लोगों ने ऐसे कई वीडियोस हैं जिनको वेरीफाई किया है और इनमें साफ तौर पर यह पता चला है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल बच्चों पर किया गया है। जबकि सिवान के पुलिसकर्मी द्वारा AK टाइप असॉल्ट राइफल से फायरिंग के सबूत मिले हैं। ये तो खैर बिहार के जो सरकार है और जो वहां के पुलिस विभाग था उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हाँ ये चीजें हुई हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी आरोप लगा है कि कुछ जगहों पर आंसू गैस के गोले सीधे प्रदर्शनकारियों की ओर दागे गए और लाठीचार्ज में बच्चों समेत ऐसे लोगों को भी पीटा गया जो तत्काल खतरा पैदा करते नहीं दिख रहे थे। क्योंकि ये वीडियोस हमारे सामने आ रहे थे और ये रिपोर्ट वाकई बहुत अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि हमने तो बच्चों के साथ कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने इन सारी चीजों पर अपना एक एविडेंस लैब के तहत कुछ वीडियो के तहत उन्होंने ये पूरा रिपोर्ट रेडी किया है कि जिसमें ये सामने आया है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बल का प्रयोग किया गया है। वहीं एमनेस्टी के पूरे मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही और पैलेट गन, बर्ड शॉट तथा डायरेक्ट कनेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक शॉक डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। ये रिपोर्ट इसीलिए अहम भी है क्योंकि यहाँ पर तो इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सारी चीजें बच्चों के साथ हुई है। ना राम मंदिर पर ये कुछ बोलना चाहते हैं, ना पैलेट गन के इस्तेमाल पर कुछ बोलना चाहते हैं। आज जी न्यूज के सुभाष चंद्र का 22,000 करोड़ का कर्ज उन्होंने माफ कर दिया। मतलब देश को ये किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं हम लोग वाकई नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान, किसान वर्ग का इंसान वो दिन रात मेहनत कर रहा है पैसे जुटाने के लिए, उसको लोन लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं और यहाँ पर ये लोग इतनी आसानी से इनको माफ कर दिया जा रहा है। वहीं जो बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ उनको एक FIR लिखवाने के लिए 7 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि सोचिए कि LOP राहुल गांधी उनके साथ थे तब उन्हें 7 घंटे लगे। अगर वो अकेले होते इस लड़ाई में तो सोचिए उन्हें कितना समय लगता, शायद उनकी पुश्तें बदल जाती, इतना समय लगता। क्योंकि यही हाल हो रहा है ना अभी भारत में। ये चीजें देखने वाली है, समझने वाली है। लेकिन खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।